हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th और साइंस की बुक का चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि मोशन क्या होता है। स्ट्रेट लाइन में सीधे सीधे चलते हैं तो किस तरीके से मोशन होता है, और हम लोग इन टर्म्स ऑफ पोजीशन किस पोजीशन पे हैं, उसकी स्पीड या वेलोसिटी कितनी है, किस मूवमेंट से मतलब किस तरीके से वो मूव कर रहा है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी की सारी चीज़ें हम इससे पहले वाला जो चैप्टर है मोशन उसमें देख चुके हैं। ठीक है, हम लोगों ने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में भी पढ़ा है, बट हम लोगों ने ये नहीं पता अभी तक कि ये जो मोशन है ये होता कैसे है। वाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम। टाइम के साथ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो चेंज क्यों होती है, मतलब 10 मिनट पहले वो यहाँ था, 10 मिनट बाद यहाँ पहुँच जाएगा, तो स्पीड जो है वो क्यों बदल रही है। क्या सारे के सारे मोशंस जो होते हैं उनको किसी कॉज की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कोई चीज़ होगी तभी मोशन होगा, या फिर वो अपने आप ही मूव करते रहते हैं। अगर ऐसा है तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द कॉज, ये कॉज कैसा है। अगर हर मोशन को कॉज की ज़रूरत पड़ती है, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, तो ये जो कॉज है इसका नेचर क्या है, किस तरीके का ये कॉज है, ये सारी की सारी चीज़ें ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। काफ़ी सेंचुरी से, मतलब काफ़ी सदियों से ये प्रॉब्लम सबके सामने थी कि जो मोशन है, मोशन क्या है, ठीक है, और उसके कॉजेज़ क्या हैं, ये सब चीज़ें हैं क्या, ये हमारे सामने कई सदियों से थी। इट कॉजेज हेड पजल साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, हर किसी को मतलब थोड़ा परेशान कर रखा था, चीज़ें चलती कैसे हैं, इनका कॉज क्या होता है, कैसे ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए एग्जांपल, जैसे कि बॉल जो है, खेलने वाली आपकी बॉल होती है, वो ग्राउंड पर मूव कर रही है व्हेन गिवन अ स्मॉल हिट। मतलब आपने अगर हल्का सा अपनी बॉल को हिलाया, जो ग्राउंड पे पड़ी हुई आपकी फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, या कोई भी, आपने उसको हल्का सा पुश किया तो वो मूव करने लगती है आगे। डज नॉट मूव फॉर एवर, बट वो हमेशा के लिए तो मूव नहीं करती रहती है, वो थोड़े टाइम में रुक जाती है। तो इस ऑब्जर्वेशन से हम लोगों को समझ में आता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी होती है रेस्ट में रहने की। मतलब हर ऑब्जेक्ट क्या चाहता है कि वो रेस्ट में रहे। इस बात से तो हम यही समझ में आता है कि अगर हमने पुश किया तो वो आगे जा कर के थोड़ी देर फिर से रुक गई, और हमने पुश नहीं किया तो वो वहीं की वहीं रुक आई। तो हम लोगों ने सोचते हैं कि भाई इसका मतलब ये है कि हर ऑब्जेक्ट आराम से रेस्ट में रहना चाहता है। बट ये बिलीव जो है ना तब तक ही रहा जब तक गैलीलियो गैली और आइजैक न्यूटन जो थे उन्होंने एक बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच दे दी कि नहीं भाई ऐसा नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहता है, ऐसा नहीं है। पहले ऐसा माना जाता था, बट फिर गैलीलियो गैली और न्यूटन ने कुछ अलग सी बात कही, वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ट्रॉली को अगर आप पुश करते हैं तो वो आगे बढ़ती जाती है, इस पर पहिए लगे होते हैं। ड्रॉअर को आप ऐसे हाथ से खींचते हैं तो ये आगे बढ़ जाता है, और आप जो हॉकी है इसकी बॉल को ऐसे स्टिक से मारते हैं तो ये आगे बढ़ती है ना। तो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को हिलाना है तो या तो आपको उसको पुश करना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा, पुल खींचना पड़ेगा, या हिट मारना पड़ेगा, तभी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो चेंज होगा। स्टेट का मतलब वो रुका हुआ था तो चल जाएगा, चला हुआ तो रुक जाएगा। ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्ट का स्टेट आप कैसे चेंज कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट मतलब वो रेस्ट में है, रुका हुआ है, चला हुआ है, आपको उसके स्टेट को बदल देना। चल रहा है तो रोक दिया, रुका हुआ है तो चला दिया। कैसे कर सकते हैं आप, या तो पुश दे दीजिए, या पुल दे दीजिए, या हिट कर दीजिए। अब देखिए ये आता है एवरीडे, हमारी जो रोज़मर्रा की लाइफ है, हम इसमें काफ़ी सारे चेंजेस वी observe that some efforts is required to put a stationary object into motion or to stop moving object। मतलब हम लोगों को थोड़ा सा जो है मेहनत लगानी पड़ती है। कोई चीज़ अगर स्टेशनरी है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई चीज़ अगर रुकी हुई है तो उसे चलाने के लिए हमें थोड़ा सा धक्का लगाना पड़ता है, और कोई चीज़ चल रही है उसे रोकने के लिए भी हमें उसको खींचना पड़ता है ना। तो हम लोगों को मस्कुलर फोर्स, हम अपने हाथ से कर रहे हैं, खींच रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो मस्कुलर फोर्स का हम इस चीज़ के लिए सहायता ले रहे हैं। As and say that we must push or hit or pull on an object to change its state of motion। हम लोगों को अगर किसी भी चीज़ की मोशन की स्टेट को चेंज करना है तो हमें पुश करना पड़ेगा, हिट करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा, इनमें से कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट जो है ना फोर्स का वो होता है पुश पर, हिट पर, या फिर पुल पर। तो अब लेट अस पॉन्डर का मतलब होता है चलिए सोचते हैं कि फोर्स क्या होती है, ये होती क्या है। इन फैक्ट नो वन हैज़ सीन, ठीक है, किसी ने देखी नहीं है फोर्स, किसी ने टेस्ट नहीं की है। या फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग
सिर्फ और सिर्फ उसको फील कर पाते हैं, है ना। हाउएवर वी ऑलवेज सी और फील द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। हम लोग देखते हैं जैसे कि कैसे हम सूंघ नहीं पाते हैं ना, मगर देख पाते हैं कि हमने धक्का दिया तो भाई एक ऑब्जेक्ट यहाँ था और वो आगे को बढ़ गया, या फिर हमने पुश किया तो आगे था तो पीछे को हो गया, है ना। तो हम इसको देख पाते हैं, या फिर हम पे पड़ रहा है तो हम इसे फील कर पाते हैं, बस यही हम कर पाते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो फोर्स की वजह से मूव कर रहा है, क्योंकि उस पर फोर्स लग रही है। तो आपने अर्लियर क्लासेस में जो पढ़ा था, आप फेमिलियर हैं इस फैक्ट से कि जो फोर्स है ना वो can be used to change the magnitude of velocity of an object, that is to make the object move faster or slower। magnitude का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ कितनी तेज़ चल रही है, धीरे चल रही है, उसका नंबर क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, चल कितनी मैग्नीट्यूड से रही है। तो मैग्नीट्यूड जो है ना, हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि फोर्स से हम लोग वेलोसिटी मतलब किस स्पीड से वो मूव कर रही है वो उसकी वेलोसिटी होती है। तो हम लोग फोर्स लगा करके वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, ये चीज़ हम लोग को पता है। जैसे कि स्प्रिंग है, आपका स्प्रिंग ऐसा था, आपने दोनों तरफ से खींच दिया, आपने इस पर फोर्स लगा दिया, आपने क्या कर दिया, इसको फैला दिया, है ना। बॉल को आप पिचका देते हैं तो स्प्रिंग एक्सपैंड कर जाता है जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, और रबर की बॉल जो है वो कंट्रैक्ट कर जाती है, दब जाती है ना, जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो अब आता है, अभी इससे पहले वाले सेक्शन में हम लोगों ने देख लिया फोर्स के बारे में कि फोर्स होती क्या है, कैसे पुश पुल और हिट करके हम लोग फोर्स लगा सकते हैं किसी भी चीज़ पे। अब फोर्स दो टाइप की होती है, एक होती है बैलेंस्ड फोर्स और एक होती है अनबैलेंस्ड फोर्स। अब देखिए क्या होता है, फिगर 9.3 ये देखिए, फिगर 9.3 में हमें क्या कहा जा रहा है, अगर हमने एक डब्बा है सपोज करिए, उस डब्बे में एक तरफ से हमने यहाँ से धागा बांध दिया है और एक तरफ से हमने यहाँ से धागा बांध दिया है, और इस धागे को हम कोई यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है और एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है। एक पर्सन एक्स है वो इसको इधर से खींच रहा है और एक पर्सन वाई है वो इसको इधर से खींच रहा है। अगर दोनों में बराबर बराबर ताकत होगी तो ये बॉक्स तो भाई हिलने से रहा, ये बॉक्स नहीं हिलेगा। बट अगर एक्स में ज़्यादा ताकत है, वाई से एक्स में ज़्यादा ताकत है, तो जो बॉक्स आपको पता है वो इसकी तरफ को खिंच जाएगा। बट अगर वाई में ज़्यादा ताकत है तो बॉक्स जो है इस तरफ को खिंच जाएगा। ये तो बात हम लोगों को समझ में आती है ना। तो इसमें यही है कि अगर दो स्ट्रिंग्स होते हैं, धागे एक्स और वाई में हम लोग बांध दें और फिर हम उसको खींचें तो जिसकी ज़्यादा फोर्स होगी उसकी तरफ वो मूव कर जाएगा। बट इफ़ बॉक्स इज पुल्ड फ्रॉम बोथ द साइड विद इक्वल फोर्स से हम उसको खींचेंगे तो वो जो फोर्स हैं वो हमारी बैलेंस्ड फोर्स हो जाएंगी, है ना, क्योंकि बिल्कुल बैलेंस हो रहा है, इक्वल फोर्स हो रही है दोनों तरफ, तो जो फोर्स है वो बैलेंस हो जाएंगी और जो बॉक्स बीच में रखा हुआ है वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। एंड डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट जहाँ पर है वो वहीं रहेगा अगर फोर्स यहाँ से और यहाँ से बिल्कुल उस पर बराबर लग रही है। अब हम एक सिचुएशन को और हम कंसीडर करते हैं, विच टू अपोजिट फोर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड पुल द ब्लॉक। ठीक है, इन दिस केस द ब्लॉक वुड बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। हमने देखा कि जिस तरफ ज़्यादा होगी उस तरफ को वो चला जाएगा। दस टू फोर्सेज आर नॉट बैलेंस, तो अनबैलेंस्ड फोर्स है। बैलेंस फोर्स कब है कि दोनों तरफ बिल्कुल बराबर फोर्स है, तो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वो बैलेंस हो जाएगी। बट अगर एक्स की फोर्स ज़्यादा है वाई से तो अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगी। तो ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स हम लोगों ने समझ ली। What happens when some children try to push a box on a rough floor? बट एकदम अगर ये बच्चे हैं, ये बहुत ही मतलब थोड़ा बड़ा सा बॉक्स है और इसको सरफेस काफ़ी ज़्यादा रफ सा है, उसको हम बच्चे अगर ज़ोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर ज़ोर लगा रहे हैं, तो हो सकता है वो मतलब स्मॉल फोर्स लगाएंगे तो बॉक्स नहीं मूव करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने 8th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था फ्रिक्शन जो है वो उस पर एक्ट कर रहा है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये दो बच्चे हैं, ये इस पर क्या कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, मगर जो ग्राउंड है ना वो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो हल्के से धक्के से बच्चों के ये बॉक्स नहीं हिलेगा। दिस फ्रिक्शन फोर्स arises between the surface in contact, in this case between the box and the floor rough surface. It balances the pushing force and therefore the box does not move. तो बॉक्स क्यों नहीं मूव करेगा? क्योंकि बॉक्स पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, तो बच्चे जो फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स को ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है जो नीचे से लग रही है वो बैलेंस कर दे रही है। ठीक है, फिर बच्चे और तेज़ी से पुश करेंगे तो हो सकता है फ्रिक्शनल फोर्स फिर से उसको बैलेंस कर दे और वो ना हिले। फिर बच्चे और तेज़ी से पुश करेंगे तो फिर हो सकता है फिर से भी
ना हिले, बट अगर बहुत ही तेज़ उन्होंने ज़ोर से लगाया फोर्स, तो हो सकता है फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाए उन बच्चों की फोर्स से। तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गई, बच्चों की फोर्स ज़्यादा हो गई, तो इसकी वजह से अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगी और बॉक्स जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमने एक एग्जांपल देखा अनबैलेंस्ड फोर्स का, कि मतलब बच्चों ने फोर्स ज़्यादा लगा दी, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गई तो मूव करना स्टार्ट कर दी। तो जब भी फोर्स अनबैलेंस्ड होती है ना, तब ही कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है। अगर दो फोर्स बराबर हो जाती हैं तो ऑब्जेक्ट या तो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा। और एग्जांपल के लिए जो बाइसिकल है, अगर आप उसमें पैडलिंग करते रहते हैं तो बाइसिकल आगे मूव करती रहती है, ठीक है, वो भी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होता है। बट अगर आप लोग पैडल करना बंद कर देंगे, क्योंकि आपकी पैडलिंग फोर्स ग्राउंड की फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर लेती है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा आपकी पैडलिंग फोर्स होती है, तभी तो आपके पैरों में दर्द होने लगता है जब आप साइकिल चलाते हैं। क्यों? क्योंकि आप ग्राउंड की जो फ्रिक्शन फोर्स है उससे ज़्यादा फोर्स पुश कर रहे हैं, तभी तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, इसीलिए पैर में दर्द होता है। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो बाइसिकल अगर आपको मूव करनी है तो आपको पेडल चलाते रहना पड़ेगा। इट दस अपीयर्स दैट ऑब्जेक्ट मेंटेन्स इज मोशन अंडर द कंटिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स को आप अनबैलेंस्ड कैसे, आपको फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी आगे बढ़ना है, तो आपकी फोर्स अनबैलेंस हो गए। हाउएवर इट इज़ क्वाइट इनकरेक्ट। बट अभी इतने सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने सोचे कि भाई अनबैलेंस फोर्स थी, तो भाई सही है, चलो बढ़िया चल रहा है, बट ये वाला एग्जाम्पल बिल्कुल सही नहीं है। अब कैसे, ये चीज़ है इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में हम यही तो समझेंगे, यही तो नई चीज़ आई थी जो जिसने सबको हिला दिया था। देखिए क्या था वो, ऑब्जेक्ट मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन फोर्सेस pushing force or frictional force acting on the object are balanced and there is no net external force on it, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मतलब बिल्कुल सीधे सीधे चले जा रहा है, उसकी स्पीड जो है वो टाइम के साथ बदल नहीं रही है। 5 मिनट में 10 किलोमीटर चला था, अगले 5 मिनट में भी वो 10 किलोमीटर चलेगा। तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता जाएगा जब कोई भी उस पर फोर्स, जैसे कि पुशिंग फोर्स या फिर फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड। अगर पुशिंग फोर्स आपने पुश करा और फ्रिक्शनल फोर्स है वो बैलेंस हो चुकी हैं, जो कि ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है ना, तो और फिर कोई इसके अलावा, एक पुशिंग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के अलावा उस ऑब्जेक्ट पे कोई और फोर्स नहीं लग रही है, तो जो ऑब्जेक्ट है ना वो बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन में मूव आगे करता जाएगा, ठीक है। इफ़ अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, अगर अनबैलेंस्ड फोर्स ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेगी, देयर विल बी अ चेंज ईदर इन इट्स स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब बैलेंस्ड फोर्स थी, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी उतनी ही थी और क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स भी उतनी थी और आपने जो पुश करा है वो भी उतनी थी, तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगा। और अगर फोर्स अनबैलेंस्ड हो गई ना, तो जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, ठीक है। तो अनबैलेंस फोर्स होगी तो ऑब्जेक्ट जो है वो अलग तरीके से एक्सेलरेट करेगा, उसकी स्पीड या तो कम हो जाएगी या तो ज़्यादा हो जाएगी या तो कुछ और हो जाएगा, ठीक है, मगर वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। एंड द चेंज इन इट्स स्पीड डायरेक्शन वुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड। तो जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होती रहती है ना, तभी उसकी जो स्पीड है वो चेंज होती रहती है। However, if this force is removed completely, अगर आपने जो अनबैलेंस फोर्स लगा रखी है completely रिमूव कर देंगे तो ऑब्जेक्ट would continue to move with the velocity it has acquired till then। अगर आपने जो अनबैलेंस फोर्स लगाई थी ना, उसको आप लगाना छोड़ देंगे तो जितनी उस ऑब्जेक्ट ने स्पीड एक्वायर कर ली थी ना, वो उतने से ही हमेशा हमेशा मूव करता रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को जो बैलेंस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, पुश फोर्स के अलावा एक बैलेंस्ड फोर्स भी चाहिए होती, एक अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए होती है जो इन दोनों को अनबैलेंस कर देती है। और अगर वो अनबैलेंस फोर्स हटा देंगे, फ्रिक्शनल फोर्स भी उतनी है, पुश फोर्स भी उतनी है, तो जिस फोर्स से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था ना, वो उसी फोर्स से मूव करता रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा होता है। बट हमारी फोर्सेस सिर्फ ये 2 या 3 नहीं होती है, बहुत सारी फोर्सेस एक्ट करती हैं, इसलिए हम लोग रुक जाते हैं और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब इतना आपको होपफुली समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको हम समझने के लिए अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाय ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट की मोशन को ऑब्जर्व करके जो गैलीलियो गैली थे
उन्होंने क्या करा था, ऑब्जेक्ट्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, गैलीलियो रिड्यूस दैट ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट स्पीड विद नो फोर्स एक्टिंग ऑन देम। अगर कोई बाहरी फोर्स ऑब्जेक्ट पर नहीं लग रही है ना, तो ऑब्जेक्ट जो है ना वो मूव ही करता रहेगा। मतलब अगर आपने अपनी बॉल पे कोई भी बाहरी फोर्स नहीं लगाई है, कोई भी मतलब ग्रेविटी की फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही है ना, तो ऑब्जेक्ट हमेशा मूव ही करता रहेगा, ये इसका मतलब है। ठीक है, अब देखिए गैलीलियो ने क्या कहा था, इसने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें समझाया था। ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा टफ है बट अच्छे से समझेंगे। देखिए ये है एक ऑब्जेक्ट है, ये ए है, ये बी है, ऐसे स्लाइड्स तो आपने देखी होंगी। अगर हमने इस बॉल को यहाँ से ऐसे करके धक्का दिया है, ऐसे करके, और ये बिल्कुल स्लाइड नीचे करके जा रहा है, फिर क्या होगा, देखिए उसने ऑब्जर्व किया था कि व्हेन अ मार्बल रोल्स डाउन अ इंक्लाइंड प्लेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। आपने देखा होगा कि इस तरीके से जो है, अगर आप लुढ़काएंगे बॉल को तो इसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज़ हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है ना, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि मार्बल फॉल हो जाएगा अंडर अनबैलेंस फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी की फोर्स की वजह से मार्बल गिर जाएगा। बट एज इट रोल डाउन्स इट अटेन्स अ डेफिनेट वेलोसिटी बाय द टाइम इट रीचेज द बॉटम। बट हम लोग क्या कहते हैं, अभी तक हम ये पढ़ेंगे कि जब हम लोग इसको ऊपर से डालेंगे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और जब तक ये नीचे पहुंचेगा तब इसके पास एक ऐसी वेलोसिटी आ जाएगी कि अगर एंगल बिल्कुल सेम है ना, मतलब ये देखिए ये जो एंगल था, ये वाला एंगल, और देखिए ये वाला, यहाँ से ये ऐसे ऐसे करके आ रहा था, ये यहाँ पहुँचा। अगर इसका और इसके आगे एक और ऐसा ही रोलर रखा हुआ है, इसका एंगल और इसका एंगल बिल्कुल सेम है ना, तो यहाँ तक आते आते इस बॉल में इतनी वेलोसिटी हो जाएगी कि ऐसे सीधे चढ़ जाएगा और इतना ही डिस्टेंस कवर कर लेगा कि जितने डिस्टेंस से यहाँ से आई थी ना, उतना ही डिस्टेंस ये कवर कर लेगी। फिर वापस आएगी, फिर से इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी, फिर ये इतना ही डिस्टेंस कवर करती रहेगी, और इस तरीके से ही ये बॉल मूव करती रहेगी, अगर प्रोवाइडेड कि यहाँ का ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज व्हेन इट क्लाइंब अप एज शोन, मतलब वेलोसिटी उसकी थोड़ी थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी जब वो ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। मगर यहाँ देखिए, its velocity decreases when it's climb up, shows a marble resting on an ideal frictionless plane inclined on both side। गैलीलियो बट ये कहता है कि जब मार्बल जो है ना वो रिलीज़ करेंगे हम लेफ़्ट साइड से, मतलब ये वाली हम लोग लेफ़्ट साइड से जब हम मार्बल रिलीज़ करते हैं, नॉर्मली आइडल कंडीशन में क्या होना चाहिए कि यहाँ से गया और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसकी जो है एनर्जी खत्म हो जानी चाहिए। बट क्या कहते हैं गैलीलियो आर्ग्यूड दैट व्हेन मार्बल इज़ रिलीज फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है ना, ये वाली लेफ्ट साइड है और ये वाली राइट साइड है, ठीक है। व्हेन मार्बल रिलीज फ्रॉम लेफ्ट इट वुड रोल डाउन द स्लोप एंड गो अप टू द अपोजिट साइड टू द सेम हाइट फ्रॉम विच इट वॉज रिलीज्ड, ठीक है। ऊपर तक यहाँ से लेकर यहाँ तक गया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल जाएगा, जिस हाइट से इसको रिलीज़ किया गया था ना, दूसरी तरफ भी उस हाइट तक वो पहुँचेगा। इफ़ द इंक्लिनेशन ऑफ द बोथ प्लेन्स ऑन द साइड्स आर इक्वल, मतलब ये वाले जो एंगल्स हैं ये इक्वल होने चाहिए, देन द मार्बल विल क्लाइंब द सेम डिस्टेंस देन इट कवर्स इन द रोलिंग डाउन। तो मतलब ऐसे करके यहाँ से लेकर यहाँ आने तक उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ऊपर तक डिस्टेंस जाएगा, अगर उसका ये जो इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन मतलब ये जो एंगल है, अगर ये सेम होगा तो अगर सेम होगा तो ऐसा करेगा। इफ़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द राइट साइड प्लेन वर ग्रेजुअली डिक्रीज्ड, अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पहले जो था ये ऐसे और ऐसे था, बिल्कुल बराबर थे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, बट अगर अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे करके बराबर आ रहे थे ना, अगर हम उसको ऐसे की बजाय हम उसको चेंज कर दें, ऐसे कर दें, फिर उसके बाद ऐसे कर दें, फिर उसके बाद बिल्कुल ऐसे कर दें, तो किस तरीके के चेंजेस आएंगे गैलीलियो हमें बताते हैं। अगर हम लोग ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज कर दें ना, देन मार्बल वुड फर्दर डिस्टेंस टिल इट रीच द ओरिजिनल हाइट, ठीक है। इफ़ द राइट साइड प्लेन विड अल्टीमेटली मेड हॉरिजॉन्टल, देखिए यहाँ तक हमने पढ़ा था कि इफ़ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ राइट साइड प्लेन, इधर साइड वाला, वर ग्रेजुअली डिक्रीज, हम लोग धीरे धीरे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिक्रीज करते रहेंगे, देन द मार्बल वुड ट्रेवल फर्दर डिस्टेंस टिल इट रीचेज द ओरिजिनल हाइट। मतलब पहले तो अगर एंगल बराबर थे तो वो बराबर हाइट तक जा रहे थे, बट अगर हम एंगल कम कर देंगे तो फिर वो उसको एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। इफ़ द राइट साइड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल प्लेन बना दें, देन द मार्बल वुड कंटिन्यू टू ट्रेवल फॉर एवर ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट दैट इट वॉज रिलीज्ड फ्रॉम।
तो फिर अगर हम लोग पहले ऐसे था तो बिल्कुल जहाँ से जिस हाइट से ये पहुँचा था उस हाइट तक चला जाएगा ये। फिर अगर हम इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऐसे कर दें तो यहाँ इस हाइट से चला था ना, तो ये उसको फर्दर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतनी ही हाइट तक पहुँचने के लिए जितनी हाइट से गया था। फिर एंगल अगर हम और कर दें तो फिर ये और डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बट अगर हम लोग बिल्कुल सीधा कर दें तो ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा जब तक ये इतनी हाइट अचीव ना कर ले। ऐसा गैलीलियो गैलीली ने हम लोगों को समझाया था। ठीक है, तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है, इट वुड कंटिन्यू टू ट्रेवल फॉर एवर ट्राइंग टू रीच द सेम हाइट व्हेन इट वाज रिलीज्ड फ्रॉम। ठीक है, जिस हाइट से रिलीज हुआ था उतना ही चलता जाएगा। द अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द मार्बल इन द केस आर जीरो। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, जीरो है, क्योंकि बैलेंसिंग नहीं हुई है। इट सजेस्ट दैट एन अनबैलेंस्ड मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो है इज रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन ऑफ मार्बल बट नो नेट फोर्स इज नीड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द मार्बल। मतलब ऊपर से गिरने के लिए तो उसको फोर्स चाहिए थी, बट ये यूनिफॉर्म मोशन है ना जिसमें वो लगातार चले जा रहा है बिना स्पीड चेंज करे। यूनिफॉर्म मोशन में चलने के लिए मार्बल को किसी भी फोर्स की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल सिचुएशन में इस तरीके की जीरो बैलेंस फोर्स करना मतलब पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि हम लोग की असलियत में ऐसा नहीं होता है कि बॉल ऐसे चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे असलियत में, असली ज़िंदगी में ग्रेविटेशन, फ्रिक्शन बहुत कुछ होता है। ये तो एक आइडियल कंडीशन की बात कर रहे थे जो हम लोगों ने अभी लिया है। समझ में आना बहुत मुश्किल है, वाकई में बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें हम लोग को जो प्रैक्टिकली नहीं दिखता है ना वो हमारे लिए समझना मुश्किल होता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, फ्रिक्शन को, ग्रेविटेशन को काउंट में नहीं लिया है। दस इन प्रैक्टिस द मार्बल स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस। प्रैक्टिस में तो मार्बल रुक जाएगा। द इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स मे बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग अ स्मूथ मार्बल एंड अ स्मूथ प्लेन एंड प्रोवाइडिंग अ ल्यूब्रिकेंट ऑन द। तो वही है कि इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जो है हम लोग कम कर सकते हैं लुब्रिकेंट वगैरह लगा करके। तो थोड़ा बहुत हमसे एक्सपेरिमेंट शायद समझ में आ जाए। क्या था एक्सपेरिमेंट में, कुछ नहीं था, मतलब ऐसा ही है। ज़्यादा हम लोग को एक आइडियल कंडीशन की बात बताई गई है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो अगर आपने इस बॉल को यहाँ से लिया है और आपने इसको नीचे रोल कर दिया, धक्का दे दिया आपने इसे एक फोर्स लगा करके, और फिर तो ये जितनी हाइट से गई है ना ये उतनी ही हाइट तक ऊपर दोबारा पहुँचेगी। बट अगर आप एंगल, पहले इन दोनों का एंगल सेम था, बट एंगल अगर आपने नीचे कर दिया तो इस हाइट से गई थी ना, तो इसको और एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा सेम हाइट तक पहुंचने के लिए। फिर से आपने एंगल चेंज कर दिया तो यहाँ से आएगी फोर्स लगा करके और फिर इसको एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ये उसी हाइट तक पहुंचने के लिए बिना किसी फोर्स के। ठीक है, और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रैवल कर रही है। और अगर आप एंगल बिल्कुल सीधा कर देंगे, अगर आप इसको यहाँ से बिल्कुल ऐसे ट्रैवल करेंगे तो ये बॉल हमेशा ट्रैवल करती रहेगी जब तक ये इस हाइट को अटेन ना कर ले। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो इसको फर्दर जो है स्टडी किया, गैलीलियो का ये जो आइडिया था ना फोर्स का और मोशन का, इसको 3 फंडामेंटल लॉज की हेल्प से जो है न्यूटन ने हमें अच्छे से समझाया था। गैलीलियो ने जो समझाया था वो तो नॉर्मल इंसान की समझ में आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, बट न्यूटन ने बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दे करके हम लोगों को समझाया है। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पहले गैलीलियो ने जो बताया था ना कि बॉल इस तरीके से मूव करती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं, तो इसको बहुत अच्छे से डिफाइंड वे में हमें न्यूटन ने समझाया है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना वो ये कहता है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट बाय अप्लाइड फोर्स। इन अदर वर्ड्स ऑल ऑब्जेक्ट रजिस्ट अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रजिस्ट करता है, वो रोकता है चेंज होने से, बदलाव होने से। अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहना चाहती है, और कोई चीज़ चल रही है तो वो चलती ही रहना चाहती है। वो बदलाव को रजिस्ट करती है, बदलाव को रोकती है। ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ रेस्ट। ऑब्जेक्ट अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में है और वो सीधी लाइन में चल रहा है तो वो हमेशा के लिए चलता ही रहेगा जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। फोर्स क्या लग रही है? फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है, ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, मेनली फ्रिक्शन की फोर्स। जब कोई सीधी 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 चीज़ चलती है तो उस पर फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है। तो ये जो बॉल हम देख रहे थे ना मूव कर दी जाएगी, ऐसा नहीं होता है। उस बॉल को मूव करने से फ्रिक्शन रोक देगी ये, अनलेस इट इज़ स्टॉप्ड बाय अ फोर्स। ये चीज़ जब न्यूटन ने ऐड करी तो भाई हमें समझ में आ गया कि भाई ऐसा नहीं होता है कि चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। एक फोर्स होती है जो यूनिफॉर्म मोशन को रोक देती है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारा यही है।
ऑल ऑब्जेक्ट, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है वो चेंज को रेजिस्ट करता है। मतलब अगर बॉल चलती जा रही है ना तो वो रुकना नहीं चाहेगी, वो तो चलती ही रहना जाना चाहेगी। कोई बॉल रुकी हुई है तो वो चलना नहीं चाहेगी। ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन, जो उनका स्टेट ऑफ मोशन है या स्टेट ऑफ रेस्ट है वो उसको वैसे के वैसे रहना चाहते हैं, वो रेजिस्ट करते हैं बदलाव को। इन अ क्वांटिटेटिव वे टेंडेंसी ऑफ एन अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। अब ये इनर्शिया क्या होता है अच्छे से समझेंगे। दैट इज वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या है ये देखिए, यहाँ से टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अनडिस्टर्ब आप छोड़ दीजिए, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। तो आपकी जो प्रॉपर्टी है ना कि बैठे हैं तो भैया हम तो बैठे ही रहेंगे, या फिर अगर हम खेल रहे हैं तो हम खेलते ही रहेंगे, यही जो आपकी प्रॉपर्टी है ना यही इनर्शिया है। टेंडेंसी ऑफ एन अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट, मतलब आप डिस्टर्ब्ड नहीं है बिल्कुल भी, आप आराम से बैठे हुए हैं, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो आप क्या हैं, आप अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट हैं। टू स्टे एट रेस्ट, टेंडेंसी आपकी इच्छा होती है, आप अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट हैं, आपकी इच्छा है कि अगर आप लोग रेस्ट में है ना तो आप रेस्ट में ही रहें, और आप कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, या फिर अगर आप खेल रहे हैं ना तो आप खेलते ही रहें। ये जो आपकी टेंडेंसी है ना, ये चाहत कि अगर हम लोग रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहें, अगर आप मूव कर रहे हैं तो हम बिल्कुल सेम वेलोसिटी से मूव ही करते रहें। यही प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया की। मतलब एक अगर कार है तो कार स्टॉप में है तो वो स्टॉप में रहना चाहती है, और अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब वो 10 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, तो वो चाहेगी कि वो 10 किलोमीटर पर आवर से मूव कर। अब आप कहेंगे क्यों चाहेगी, भाई ये साइंस है, साइंस को समझिए ज़रा। यहाँ पर अपने उल्टे सीधे लॉजिक नहीं लगाने होते हैं बट वो भी जस्टिफाई हो जाते हैं। जब हम और आगे पढ़ेंगे तो ये चीज़ भी जस्टिफाई हो जाएगी। टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। ये इनर्शिया की डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू रिमेन एट द सेम पोजिशन, जैसे हैं आप वैसे रहना चाहते हैं, यही क्या है, यही इनर्शिया है। दैट इज वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज बाय फिजिकल फोर्स। मतलब क्या मन करता है, या तो जैसे हो वैसे ही रहो जब तक उस पर फोर्स ना लगे, तो इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं और इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। सर्टेन एक्सपीरियंसेस हम लोगों को बताते हैं, जैसे वाइल ट्रैवलिंग इन अ मोटर कार कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ मोशन। मतलब मोटर कार में, आप कार में हैं, ठीक है, एकदम से क्या हुआ, वी टेंड टू रिमेन एंड रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सीट अंटिल द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक। मतलब ब्रेक अप्लाई करे तो आपका क्या होता है, आपकी लोअर बॉडी तो आपकी कॉन्टैक्ट में थी, है ना, तो वो वैसी की वैसी रही। आपकी अपर बॉडी अगर कॉन्टैक्ट में नहीं थी तो वो क्या होगी, आप पीछे को हुए, आपके ब्रेक लगे तो आप पीछे की तरफ गए, आपका पूरी बॉडी मोशन में थी, मगर एकदम से ब्रेक लगे तो आपकी अपर बॉडी ने क्या किया, वो एकदम आगे को झुक गई, क्योंकि वो रेजिस्ट नहीं कर पाई जो चेंज हुआ था उसको, क्योंकि वो आगे ही बढ़ना चाह रही थी, इसलिए एकदम से धक्का लगता है। विद एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स कार स्लोज डाउन बट आवर बॉडी टेंस टू कंटिन्यू इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। क्योंकि हमारी बॉडी में इनर्शिया अप्लाई हो रखा था, मोशन थी ना, तो हमारी बॉडी भी मोशन में ही रहना चाह रही थी। जैसे ही ब्रेक लगा इसलिए हम लोग आगे की तरफ हम लोग झुक जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उस टाइम स्टेट ऑफ मोशन में होती है। सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक कैन कॉज इंजरी टू अस। हम लोगों को इंजरी हो सकती है अगर एकदम से हम ब्रेक लगा देंगे तो, है ना। इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन विद द पैनल्स इन द फ्रंट, मतलब आगे की तरफ हम लोग को धक्का सा लग सकता है। तो सेफ्टी बेल्ट इसलिए पहनी जाती हैं ताकि अगर एकदम से ब्रेक लगे तो दिक्कत ना हो। तो ये दिस इज़ बिकॉज द सडन स्टार्ट ऑफ द बस ब्रिंग्स मोशन। अब हम लोग बैठे हुए हैं, जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो हम लोग क्या होते हैं कि हमारी, जैसे कि बस रुकी हुई थी, अभी हम लोगों ने ब्रेक लगने का एग्जाम्पल है, हमारी बॉडी आगे झुकती है, और अगर हम लोग बैठे हुए हैं और एकदम से बस स्टार्ट हो जाती है, हमारी बॉडी पीछे की तरफ जाती है। क्यों, क्योंकि हम लोग इनर्शिया में थे, हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट चल रहा था, बट एकदम से बस स्टार्ट हो गई तो हमारी बॉडी तो पीछे की तरफ थी ना रेस्ट में, बस आगे बढ़ गए तो हमारी बॉडी एकदम से पीछे की तरफ भाग जाती है। आर फीट इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस बट द रेस्ट ऑफ द बॉडी अपोजेस द मोशन ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अपोजेस द मोशन, बॉडी, आपके जो पैर हैं वो तो कॉन्टैक्ट में है बस के, बट आपकी अपर बॉडी जो है वो रेजिस्ट कर रही है। तो मोटर कार मेक्स अ शार्प टर्न। एक और एग्जाम्पल, जब कार अगर शार्प टर्न लेती है, पहले आप सीधे सीधे चल रहे थे, फिर एकदम से ऐसा टर्न हुआ तो आप इस तरफ को झुक जाते हैं इनर्शिया की वजह से। होपफुली आपको यहाँ तक इतना समझ में आ चुका है। द फैक्ट दैट आवर बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपन बाय अ अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है,
अनबैलेंस फोर्स एक्ट हो जाती है। तो यही देखिए कैरम का आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं, कैरम के ऐसे गिट्टियों को साथ में लगाइए और ये जो होता है ना क्या बोलते हैं इसको, स्ट्राइकर को आप ऐसे मारेंगे ना तो एक गुट्टी जो है इधर को आ जाएगी, बाकी ये सारी गुट्टी ऐसे नीचे गिर जाती हैं। तो क्या हुआ, नीचे से इसको फोर्स लगा तो ये जो रेस्ट में थी ना, तो रेस्ट में थी तो अब इनकी पोजीशन चेंज हो गई, मतलब रेस्ट में रहना चाह रही हैं, बट ये कैरम अगर एक गुट्टी इधर चली गई तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर चली जाएंगी। और आप अगर एक क्या करें, एक ग्लास लें, ग्लास के ऊपर आप एक थोड़ा सा गत्ता टाइप का रख दें हल्का सा, उसके ऊपर एक सिक्का रख दें और आप ऐसे अगर ढंग से मारेंगे ना, थोड़ा सही फोर्स होगा आपका, तो सिक्का नीचे चला जाएगा और आपका गत्ता आगे चला जाएगा। ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ही एग्जाम्पल है। अब इनर्शिया एंड मास हम देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे और पूरा न्यूमेरिकल फॉर्मूला, फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और फिर ज़्यादा नहीं है चैप्टर छोटा है वाला। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसमें हमने देख लिया, अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम, थर्ड वाला भी सिंपल सा है, इक्वल एक्शन टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और फिर लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 30 मिनट्स हो गए हैं, चलिए एक काम करिए, ये वाला जो है ना इनर्शिया वाला जो पार्ट है, इनर्शिया मोशन, ये इनर्शिया एंड मास, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही देख लेते हैं, ठीक है। थैंक यू, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, जल्दी से सब्सक्राइब करिए, 1000 सब्सक्राइबर्स पहुँचाइए जल्दी से, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ये सब हम कवर कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे इस वीडियो में, और इनर्शिया एंड मास, और ट्राई करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी कंप्लीट हो जाए। तो इनर्शिया एंड मास क्या होता है, तो सारे के सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने इससे पहले देखे थे कि आपने एक ग्लास के ऊपर पेपर, एक कार्डबोर्ड सा रखिए, फिर कॉइन रखिए, आप लोग फोर्स लगाएंगे तो ये सिक्का नीचे गिर जाएगा। और हमने बाकी एग्जांपल्स भी देखे थे, इसमें हमें समझ में आता है दैट देयर इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। यही तो इनर्शिया थी कि हम लोग रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक जो ऑब्जेक्ट है वो रेजिस्टेंस देता है, मतलब वो रोकता है अपनी स्थिति में बदलाव लाने से, है ना। तो ये क्या होता है, इनर्शिया होता है। इफ़ इट इज़ एट रेस्ट इट टेंड टू रिमेन एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर वो मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहना चाहता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इनर्शिया, और ये प्रॉपर्टी जो होती है ऑब्जेक्ट की, इसी को तो हम इनर्शिया कहते हैं। बट क्या सारी की सारी बॉडीज़ का इनर्शिया सेम होता है? वी नो दैट इट इज़ ईजियर टू पुल अ एम्प्टी बॉक्स, बट सारी बॉडीज़ का इनर्शिया सेम तो नहीं होता, क्योंकि खाली बॉक्स को हिलाना बहुत आसान होता है और जो बॉक्स किताबों से भरा उसको हिलाना थोड़ा मुश्किल होता है। बास्केटबॉल को किक करना पैड से, या फिर फुटबॉल को, सॉरी बास्केट नहीं, फुटबॉल को किक करना आसान होता है, और अगर आप एक ईंट को किक करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है ना। तो हम लोग को उससे चोट भी लग सकती है। तो इससे हम लोगों को समझ में आता है कि इंस्टेड ऑफ और एक और चीज़ जो ये वाली थी कि 2 रुपये के सिक्के को हिलाना ज़्यादा आसान है, अगर 5 रुपये का सिक्का रख देंगे आप तो हिलाना उसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो फोर्स इज़ जस्ट इनफ टू कॉज अ स्मॉल, और एक चीज़ देखिए कि जो फोर्स है, एक अगर आप छोटे से कार्ट को हिलाएंगे, कार्ट मतलब जैसे बैलगाड़ी वगैरह को हिलाएंगे तो आसान हो जाएगी, ठीक है। अ फोर्स दैट इज जस्ट इनफ टू कॉज अ स्मॉल कार्ट टू पिक अप अ लार्ज वेलोसिटी विल प्रोड्यूस अ नेग्लिजिबल चेंज इन द मोशन ऑफ अ ट्रेन। मतलब अगर आप बैलगाड़ी को हिलाएंगे तो वो आगे बढ़ जाएगी, बट आप उसी फोर्स से अगर ट्रेन को हिलाएंगे तो वो ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो कार्ट है और ट्रेन है इसका मास जो है ना इज़ मच लेसर टेंडेंसी टू चेंज इस स्टेट ऑफ मोशन, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, मतलब उसका भार ज़्यादा है, किसका, ट्रेन का, एक बुलक कार्ट से, इसलिए ट्रेन को हम सेम पुश करेंगे तो वो नहीं हिलेगी, तो उसकी इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगी ट्रेन की। तो अकॉर्डिंगली वी से दैट ट्रेन हैज़ मोर इनर्शिया देन द कार्ट। क्लियरली हैवियर या फिर मैसिव ऑब्जेक्ट्स, जो हैवी भारी ऑब्जेक्ट होते हैं या बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, उनकी इनर्शिया जो है ना वो ज़्यादा बड़ी होती है। क्वान्टिटेटिवली इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मेजर्ड बाय इट्स मास। तो हम लोग इनर्शिया को कैसे मेजर करते हैं, उसके मास से। सो क्वांटिटेटिवली अगर हम क्वांटिटी की, भार की बात करें, तो इनर्शिया को हम उसके मास से, उसके वेट से, उसके भार से मेजर करते हैं। वी में रिलेट इनर्शिया एंड मास एट्स फॉलोज। मास और इनर्शिया को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? इनर्शिया इज नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया क्या प्रॉपर्टी है?
चेंज को रेजिस्ट करने की, बदलाव को रोकने की प्रॉपर्टी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। और इनर्शिया स्टेट ऑफ मोशन, अगर चल रहा है तो चलता रहेगा, रुका है तो रुका रहेगा, ये है इनर्शिया। और जो भार होता है ना ऑब्जेक्ट का, कितना भारी है तो उसमें इनर्शिया ज़्यादा होगी, हल्का है तो इनर्शिया कम होगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे इनर्शिया और मास का रिलेशन देख लिया। अब देखिए ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये जैसे ही सारे के सारे चैप्टर्स बुक के कवर हो जाएंगे ना, जल्दी ही मैं कवर कर दूंगी, उसके बाद में पूरी की पूरी बुक के जो इन टेक्स्ट अंदर वाले अंदर के क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ये सारे मैं कवर कर दूंगी। तो हमने इनर्शिया एंड मास देख लिया। अब देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोगों को बताया था इनर्शिया के बारे में, है ना, अगर दैट व्हेन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है। मतलब आपने एक फोर्स लगाई तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, दैट इज ऑब्जेक्ट गेट्स एक्सेलरेशन, तो उसको एक्सेलरेशन, एक तरह से आगे बढ़ने के लिए उसको ताकत मिल जाती है। वी नो नाउ लाइक टू स्टडी हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन फोर्स अप्लाइड टू इट एंड हाउ वी मेजर अ फोर्स। अब हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ये देखेंगे कि किस तरीके से वो फोर्स की वजह से उसकी जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होता है, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी का माइनस करके, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब कितने टाइम में एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदल रही है, वो उसकी एक्सेलरेशन होती है। अब हम ये देखेंगे कि किस ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन का प्रभाव कितना और कैसे पड़ता है। तो देखते हैं, लेट अस रीकाउंट सम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ डेली लाइफ। अपनी डेली लाइफ से हम कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं। जब हम लोग टेनिस का गेम खेल रहे होते हैं और अगर बॉल हिट कर जाती है किसी प्लेयर को तो इतना हर्ट नहीं करता, बट अगर क्रिकेट की बॉल हर्ट करती, क्रिकेट की बॉल आकर के लगती है तो वो काफ़ी तेज़ हर्ट करती है। और ट्रक जो कि रेस्ट में होता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ट्रक है अगर वो साइड में खड़ा हुआ है रोड के किनारे तो वो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी उससे, बट अगर ट्रक बहुत ही कम स्पीड में है और उसको मुड़ना है तो उससे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हल्की स्पीड का भी ट्रक किसी से टकरा गया तो उस इंसान की हालत तो ख़राब हो जाएगी, मर भी सकता है। तो इससे हमें समझ में आता है अ स्मॉल मास। और ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि बुलेट है हल्की, अगर आप सिर्फ बुलेट को बिना, जैसे बुलेट आपने किसी पे फेंक दी कुछ नहीं होगा, बट अगर वही बुलेट आपने गन्स के थ्रू किसी पर चलाई है तो उस इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो हम लोगों को समझ आ रहा है कि मास और वेलोसिटी का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। मतलब एक मास ट्रक भारी था मगर वो रुका हुआ था, वो किसी को कुछ नहीं कर सकता, बट अगर वो चल रहा है तो वो नुकसान पहुंचाएगा। बुलेट छोटी सी है, कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते अपने आप में अगर उसको ऐसे ही आप फेंक देंगे, बट अगर वो किसी बंदूक से निकल के आएगी, मतलब उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वो इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है। सिमिलरली हम लोगों को समझ में आता है इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ टू बी एक्सेलरेटेड, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करनी है, मतलब उसकी स्पीड चेंज करनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी नो दैट ग्रेटर फोर्स, ज़्यादा फोर्स हम लोग को चाहिए होगी ज़्यादा वेलोसिटी के लिए। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें there appears to exist some quantity of importance that combines the object's mass and velocity, मतलब mass and velocity का हमें combination पता लगता है तभी कोई चीज़, मतलब कुछ इफेक्ट पड़ता है। तो यही जो मास और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम लोग मोमेंटम कहते हैं। देखिए m से मोमेंटम और m से मास है ना, तो m से हम लोगों ने मास को डिनोट किया है और मोमेंटम को इसीलिए हम लोगों ने p से डिनोट किया है। तो जो मोमेंटम है ना वो होता है प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन मास और वेलोसिटी का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आगे के चैप्टर्स में भी और आगे की क्लासेस में भी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो आपको ये याद कर लेना है। मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। वन सच प्रॉपर्टी कॉल्ड मोमेंटम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन। न्यूटन इंट्रोड्यूस की थी। मोमेंटम का जो सिंबल होता है वो p होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, कितना ऑब्जेक्ट में मास है और कितनी उसकी वेलोसिटी है, तो उसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमारे पास मोमेंटम आ जाता है। मोमेंटम के पास दोनों डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। दैट मीन्स मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो मोमेंटम क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। क्यों? क्योंकि उसके पास डायरेक्शन भी है, स्पीड और मैग्नीट्यूड भी है। डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी भाई किसी तरफ को जा रही होगी, है ना। और मास में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, एक नंबर होता है, 5 किलो 10 किलो 15 किलो। और वेलोसिटी में क्या होती है? डायरेक्शन। ठीक है, किलोमीटर पर आवर इन पर्टिकुलर ईस्ट वेस्ट वगैरह। तो मोमेंटम में दोनों वेलोसिटी भी है और डायरेक्शन भी है। तो ये क्या हो गई? ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और इसकी जो SI यूनिट है, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी। मोमेंटम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी SI यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो SI यूनिट होती है किलोमीटर
पर सेकंड, ठीक है। अब किलोमीटर पर सेकंड क्यों? क्योंकि मास की यूनिट क्या होती है? केजी होती है। वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है ना, तो केजी मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की क्या हो गई? मोमेंटम इज इक्वल्स टू केजी मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा है, इन दोनों की यूनिट रख दी आपने। सिंस एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स ब्रिंग्स अ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ देयरफॉर क्लियर दैट फोर्स ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ चेंज इन मोमेंटम। मतलब क्या है इसका? देखिए, अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब आपने एक फोर्स लगाई, वो वेलोसिटी में बदलाव ले आती है ना। वेलोसिटी मतलब कोई स्पीड कम कर सकती है, ज़्यादा कर सकती है। इट इज़ देयरफॉर क्लियर, इसलिए हमें क्लियर समझ में आ गया है कि फोर्स जो है ना, जो हम धक्का लगा रहे हैं, फोर्स ही हमारी मोमेंटम में बदलाव लाता है ना। फोर्स ही तो मोमेंटम में बदलाव लाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग वेलोसिटी चेंज कर देंगे तो मोमेंटम चेंज हो जाएगी। तो देखिए, लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन। एक सिचुएशन कंसीडर करिए जिसमें कार की बैटरी जो है ना वो ख़राब हो चुकी है। तो उसको कैसे वो चल पाएगी? अगर धक्का जो हम उसमें लगा रहे हैं ना 1 मीटर पर सेकंड पे लगातार हम धक्का लगा रहे हैं, बीच बीच में लगा के रोक दे रहा है तो नहीं चलने की वो। अगर हम लोग उसमें लगातार 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उस पर आप पुश करे जा रहे हैं, धक्का लगाए जा रहे हैं, तो ही वो कंटिन्यूस पुश की वजह से उसमें एकदम से एक्सेलरेशन क्रिएट होगा ना, तभी वो चल पाएगी। तो इसका हमें क्या समझ में आता है? इट मीन्स दैट चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ कार इज ओनली डिटरमाइंड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बट ऑल्सो बाय द टाइम ड्यूरिंग विच द फोर्स इज एक्सर्टेड। तो सिर्फ और सिर्फ इस बात से नहीं असर पड़ेगा एक्सेलरेशन पे कि कितनी फोर्स लग रही है, बल्कि मोमेंटम पे इस बात का भी असर पड़ता है कि टाइम, लगातार आप फोर्स लगाएंगे तभी कोई उसके मोमेंटम में बदलाव आएगा। इट मे देन ऑल्सो बी कंक्लूडेड दैट फोर्स नेसेसरी टू चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द टाइम एट विच द मोमेंटम चेंज। तो फोर्स जिसकी वजह से मोमेंटम चेंज हो रहा है, उसके लिए हमें टाइम की भी ज़रूरत है। मतलब मोमेंटम चेंज करना है ना, तो आपको फोर्स की भी ज़रूरत है और कंटिन्यूस टाइम की भी ज़रूरत है। ये समझ लीजिए, मोमेंटम चेंज करने के लिए फोर्स प्लस टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। यही सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। Second law of motion states that rate of change of momentum of an object is proportional to applied force in the direction of force। मतलब आप फोर्स अप्लाई करेंगे और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करेंगे। पर्टिकुलर डायरेक्शन में मतलब एक पर्टिकुलर टाइम तक आप करते रहेंगे तभी चेंज आएगा मोमेंटम में। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो चेंज हो रही है ना, मोमेंटम के चेंज होने का रेट, मतलब मोमेंटम हमने पी लिया तो मोमेंटम के चेंज P2 माइनस P1, मतलब मोमेंटम चेंज हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो किसके है? अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना उसके, और वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगातार आप अप्लाई कर रहे हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों लॉज ऑफ मोशन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये आता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डेरिवेशन। ये दोनों चीज़ें इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो फोर्स अप्लाई होती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल रिलेशन, यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले लिया आपने, उसका मास m ले लिया, उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग हमेशा u लेके चलते हैं ना, और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग लेके चलते हैं v। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका भार, जिसका मास m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, उसकी फाइनल वेलोसिटी v है, और वो टाइम t ले रहा है मूव करने में, और कांस्टेंट फोर्स F उस पर लग रही है। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हो जाएंगी ऑब्जेक्ट की। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का सिंबल तो P होता है, फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी u हो गई, तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए P1 हम लोग ले लेंगे इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम के लिए मास तो बदलता नहीं है, देखिए वेलोसिटी बदलती रहती है, तो m तो वही रहेगा और u की जगह आप v ले लेंगे। और आपने अभी सेकंड लॉ ऑफ मोशन में देखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम चेंज हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? फोर्स अप्लाइड, है ना, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? ये P2 में से आप P1 को माइनस कर देंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1। P2 की जगह आप क्या क्या रखेंगे? mu रखेंगे, है ना, P2 की जगह तो mu रखा जाएगा। ये देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1। P2 की जगह हम mv रखेंगे, हमने अभी भी देखा था, यहाँ पे लिया है ना हमने, ये देखिए
P2 को हमने mv लिया है, P1 को हमने mu लिया है, तो इसकी जगह पुट कर देंगे। और हमने क्या देखा था थोड़ी देर पहले कि मास तो चेंज नहीं हो रहा है, तो मास कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, v माइनस u बचा, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो ये है, बट किस रेट से चेंज हो रहा है, हमने क्या देखा था, रेट मतलब टाइम पे डिपेंड करता है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, कितना टाइम के साथ कितना बदल रहा है। तो इस पूरे को हम लोग t से भी डिवाइड कर देंगे। अब ये देखिए तो क्या हो जाएगा, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फोर्स अप्लाइड, कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसी के तो इक्वल होता है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इक्वल टू नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, हम देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो लेके चल रहे हैं। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, ये है ना, बस इस जगह फोर्स तो लिखिए। अब ये देखिए कि ये हमने आप 9th क्लास में आप ये चीज़ सीखिए कि अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है ना, तो आप एक कांस्टेंट ले सकते हैं k, कुछ भी लगता है k या एल जो भी मन करे ले सकते हैं, बट यहाँ पर हम k लेकर के चल रहे हैं। तो ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है k। अब देखिए, अब प्रोपोर्शनलिटी हट गया, प्रोपोर्शनलिटी की जगह इक्वल टू का साइन लगा दिया और यहाँ पर k आ गया, तो के एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। अब देखिए v माइनस यू अपॉन टी किस क्या होता है, हमें पता है ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो v माइनस यू अपॉन टी की जगह हमने a रख दिया, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, F इज इक्वल्स टू के एम ए, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी k है। अगर k की वैल्यू 1 हो जाती है, इसका मतलब तो a की वैल्यू हमने रख दी, एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, क्वांटिटी की प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, जो भी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सी चीज़ एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले। तो SI यूनिट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन आर kg मीटर पर सेकेंड। SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होती है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब द यूनिट ऑफ फोर्स इज सो चूजन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k बिकम्स 1। अगर k 1 हो जाता है तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो हमारे पास इससे फोर्स का फॉर्मूला भी आ जाता है कि फोर्स क्या होता है, कितना मास लग रहा है, कितना मास है उसमें और कितनी एक्सेलरेशन आपने अप्लाई करी है, ये होती है फोर्स। तो फॉर 1 unit of force is defined as the amount that produces an acceleration of 1 meter per second square in an object of 1 kg mass। तो 1 यूनिट फोर्स, तो ये आपने फॉर्मूलाज की पुट कर दिया। तो फोर्स इक्वल्स टू एम, ये चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट भाई, ये चीज़ समझ लीजिए, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो यूनिट ऑफ फोर्स ये हो गई, क्योंकि मास की यूनिट क्या होती है kg, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट ये हो गई, या फिर न्यूटन भी फोर्स की यूनिट है, क्योंकि न्यूटन ने फोर्स को मतलब डिफाइन किया है या फिर खोजा है हमारे लिए। तो सेकंड लॉ जो है मोशन का, वो गिव अस अ मेथड, सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव अस a method to measure the force acting on an object as a product of its mass and acceleration। तो हम लोग को अब समझ में आया कि फोर्स की क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, कि कितना मास है और कितना एक्सेलरेशन लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, वही उसकी फोर्स होती है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग एवरीडे लाइफ में बहुत आराम से देख ले सकते हैं। अभी देखिए जितने भी, जैसे कि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखे थे, इनर्शिया के भी देखे थे। ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम में कोट करने बहुत ज़रूरी है, कोई भी एक एग्जाम्पल आप सारे का याद करना है आपने। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या है कि हम लोग देखते हैं कि फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, ये देखिए यहाँ पर बॉलर्स, बहुत तेज़ बॉल आ रही है, तो बॉलर्स जो ने मतलब बैट्समैन ने छक्का मारा, तो ये जो फील्डर होता है ना, ये इसको जब पकड़ता है तो हाथ ऐसे रोक नहीं लेता अपने, ये हाथ को अपने साथ साथ नीचे लेकर के जाता है, क्योंकि इसने बहुत ही तेज़ से आती हुई फोर्स को रोका है। तो अगर ये इसके साथ साथ मूव नहीं करेगा ना, तो इसके हाथ में चोट लग जाएगी, इसलिए ये इसको नीचे लेकर के जाता है, तो ताकि धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज़ हो। एकदम से वेलोसिटी को डिक्रीज़ करेगा ना, तो इसको चोट लग सकती है। तो फील्डर यही है कि फास्ट मूविंग बॉल आ रही होती है, उसको वो कैच करता है तो वो पीछे की तरफ ले जाता है। क्यों? क्योंकि फील्डर उसको टाइम देता है ताकि उसकी जो हाई वेलोसिटी है ना बॉल की, वो धीरे धीरे करके ज़ीरो हो जाए। दस एक्सेलरेशन बॉल की डिक्रीज़ हो जाएगी और जो कैच करने का इम्पैक्ट है ना वो भी कम हो जाएगा। बट अगर सडनली वो वेलोसिटी को ज़ीरो करेगा बहुत ही कम टाइम में, तो रेट ऑफ मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा होगा। इसकी वजह से क्या होगा, उसके हाथ में चोट लग सकती है।
ठीक है। तो वो क्यों करता है, ताकि वो वेलोसिटी को धीरे धीरे कम करे और ताकि रेट ऑफ मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा ना हो। बहुत ज़्यादा रेट ऑफ मोमेंटम होगा, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो इसकी वजह से उसको चोट लग सकती है। तो धीरे धीरे टाइम को वो बढ़ा देता है जिसकी वजह से वेलोसिटी कम हो जाए, रेट ऑफ मोमेंटम कम हो जाए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और उसको चोट कम लगे। इसका आंसर यहाँ पर है। दस एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इज डिक्रीज्ड एंड देयरफॉर, धीरे धीरे करता है तो एक्सेलरेशन कम हो जाती है। इम्पैक्ट जो होता है ना कैच करने का फास्ट मूविंग बॉल का, वो भी कम हो जाता है। अगर बॉल को सडनली एकदम से बॉल को रोक दिया जाए, उसकी वेलोसिटी एकदम से ज़ीरो हो जाए बहुत ही कम टाइम में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा काफ़ी ज़्यादा। इसकी वजह से फोर्स अप्लाई बहुत ज़्यादा होगी फील्डर के पाम पे और उसको चोट लग जाएगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, टाइम एकदम से कम हो जाएगा, इसकी वजह से चोट लग जाएगी। बस यही आंसर है। तो अगर हाई जंप एथलेटिक इवेंट होती है, उसमें एथलेटिक्स आर मेड टू फॉल ईदर ऑन कुशन बेड, मतलब एथलेटिक्स को एथलीट जो होते हैं उनको या तो कुशन बेड पे गिराया जाता है या फिर मिट्टी पे। ऐसा इसलिए टू इंक्रीज द टाइम ऑफ एथलीट्स फॉल टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग द जंप, कि वो उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाए। इसकी वजह से क्या होता है कि डिक्रीज हो जाती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हैंस फोर्स कम हो जाती है, तो उनको भी इस वजह से चोट नहीं लगती। और ट्राई टू पॉन्डर हाउ द कराटे वाले भी एकदम से मार देते हैं ना, इसलिए क्या होता है उनको फोर्स एकदम से बहुत जल्दी लग जाती है, तो उनके हाथ पे क्या होता है चोट नहीं लगती। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैथमेटिकली हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था, F इक्वल्स टू हमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देख लिया था। अब इस ए की जगह हम लोग v माइनस यू अपॉन टी रख सकते हैं, क्योंकि ए की v माइनस यू अपॉन टी होता है ना। तो ए की जगह v माइनस यू अपॉन टू रख दें। फिर हम क्या कर दें, हमें पता है जो चीज़ डिवाइड में होती है इक्वल टू से दूसरी तरफ जा कर के मल्टीप्लाई हो जाती है। तो एफ टी इज इक्वल्स टू एम वी माइनस यू। तो अब v माइनस यू था, अब इस m को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी कर दो, तो एम वी माइनस एम यू हो जाएगा। तो एफ टी इज इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू। अगर हम f ज़ीरो कर दें, अगर f ज़ीरो हो जाए तो f ज़ीरो हो गया, तो मास v माइनस यू, तो चेंज जो होगी वेलोसिटी वो भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अगर फोर्स ज़ीरो हो जाएगी तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। दिस मीन्स दैट ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी अगर कोई फोर्स नहीं लगेगी, तो ऑब्जेक्ट ऐसे के ऐसे ही मूव करता रहेगा पूरे टाइम तक। अगर u ज़ीरो हो जाएगा देन v ज़ीरो हो जाएगा और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वो रेस्ट में रहेगा। हमने क्या समझा, इस वाली इक्वेशन में अगर हम f ज़ीरो रख दें तो m माइनस यू भी ज़ीरो हो जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट अगर f ज़ीरो है, इंपॉर्टेंट है ये, अगर f की वैल्यू ज़ीरो है इस इक्वेशन में, तो ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से मूव कर रहा था वो उसी स्पीड से मूव करता जाएगा। अगर u ज़ीरो कर देना तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा रेस्ट में रहेगा, वो आगे मूव ही नहीं करेगा। तो ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था। इसका डेरिवेशन चलिए एक और बार समझ लेते हैं, क्योंकि डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन की हेल्प से ही सारे के सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन देख लेंगे, क्योंकि 20 मिनट्स की वीडियो हुई है वैसे तो। थर्ड लॉ ऑफ मोशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग अच्छे से बिल्कुल, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पूरा का पूरा समझेंगे। बस फिर चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। अभी हम लोग देख लेते हैं एक और बार फिर से कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था। देखिए मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, मास जो है ना हम क्या ले रहे हैं, m ले रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी u ले रहे हैं। ये नोट कर लीजिए आप अपनी बुक में, इसी कॉपी में कहीं पर इसी तरीके से ऐसे ही करना है एग्जाम में। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी, मतलब आपने चेंज कर दिया, एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दी, तो वेलोसिटी v हो जाएगा। टाइम t लेना है और कांस्टेंट, t कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स f है, ये सब लिखना है। फिर उसके बाद जो मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, हमें पता है। इनिशियल मोमेंटम को हम लोग p1 लेंगे, तो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, फिर फाइनल मोमेंटम मास इंटू, ठीक है, v, m इंटू वी हो जाएगा। तो p1 ये आ जाएगा, p2 ये हो जाएगा। मोमेंटम चेंज जो हो रही है वो किसके, मोमेंटम चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है p2 माइनस p1 के। हमने देखा था चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों की दोनों। जब मोमेंटम को माइनस करते हैं तो पता लग जाता है कि कितना बदलाव हुआ है। कैसे, अब देखिए आप 2 किलोमीटर चले, ठीक है, 2 किलोमीटर था आपका इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट आपका 5 है, तो आप इन दोनों के बीच का कैसे निकालेंगे, आप 5 माइनस 2 करके तो निकालेंगे ना 3। तो इसी तरीके से चेंज कितना हुआ है, तो p2 माइनस p1 ही तो निकलेगा। p2 की वैल्यू mv, p1 की वैल्यू mu, इन दोनों को माइनस कर दिया। m सेम था, मास तो सेम था, मास को कॉमन ले लिया। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट किस रेट से चेंज होता है वो तो टाइम बताता है हमें, तो टाइम से डिवाइड कर देंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को। फिर क्या करेंगे, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या फिर हम उसको फोर्स अप्लाई कहते हैं, तो इसको यहाँ पे f लिख देंगे। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m
इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। अब अगर हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं तो इसकी जगह हम लोग के लिखेंगे और इक्वल टू का साइन लगा देंगे, तो इक्वल टू के और ये हो गया। अब देखिए कि v माइनस यू अपॉन टी किसके इक्वल होता है, a के इक्वल होता है, तो हम लोग अब यहाँ पे लिख देंगे f इज इक्वल्स टू के एम ए। ठीक है, अगर k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, फोर्स की यूनिट 1 हो जाएगी। अगर फोर्स 1 लगा है तो k की वैल्यू 1, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यूनिट कैसे निकालेंगे फोर्स की, या तो आप न्यूटन लिख दीजिए या फिर मास की जगह kg, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन की ये होती है, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था, ये हो जाएगी। अब अगर हम लोग F इज इक्वल्स टू एम ए की जगह हम लोग ये रख दें v माइनस यू अपॉन टी, तो और t जो है वो दो पूरे के साथ डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर m v माइनस यू है ना, फिर m को कॉमन ले लें तो एफ टी इज इक्वल्स टू एम वी माइनस यू हो जाएगा, ऐसे करके है ना। अब अगर हम लोगों की फोर्स ज़ीरो हो जाए तो मास फोर्स अगर हमारी ज़ीरो हो जाए तो हमेशा ये क्या होगा, मूव ही करता रहेगा, है ना, उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। और अगर u ज़ीरो हो जाए तो वो हमेशा रेस्ट पे रहेगा, यही हमने सीखा था। तो अब हमारा एक और पार्ट बचा है बस इसका, थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला देखेंगे, बस फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 9 द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का फाइनल पार्ट 3 है ये हमारा। और इससे पहले हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ये सारा का सारा चीज़ें कवर कर चुके हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी हमने देखा है क्या होता है, मोमेंटम क्या होती है, और पूरा हमने डेरिवेशन देखिए। डेरिवेशन जो है ना, मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ सेकेंड लॉ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको अच्छे से करके जाना है, ज़रूर आता है एग्जाम में हर बार। और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी ही चैप्टर कंप्लीट होके पूरी बुक हम जल्दी से जल्दी ट्राई करेंगे कि ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर हम पूरा सॉल्यूशंस लेते हैं। आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम लोगों ने पहले के 2 लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा, हमें समझ में आई ये बात कि किस तरीके से अप्लाइड फोर्स जो है, जो हम फोर्स अप्लाइड करते हैं वो मोशन में बदलाव लेकर के आ जाती है। और हम लोगों ने मेथड भी जाना कि किस तरीके से हम फोर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितनी फोर्स लगी है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है, ठीक है, व्हेन एक ऑब्जेक्ट सपोज करिए A है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट B पर फोर्स लगाता है, देन सेकेंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट अ फोर्स बैक टू द फर्स्ट। मतलब अगर A ने B पर फोर्स लगाई तो B जो है ना वो फटाफट से A पर भी फोर्स लगा देगा। और ये जो फोर्स होगी ना, जो A ने फोर्स लगाई और B ने जो उल्टी फोर्स लगाई है ना, ये एग्जैक्टली इक्वल होगी और ऑपोजिट होगी। मतलब ये हो गया these forces act on different object and never on the same object। मतलब देखिए क्या है इसमें कि A ऑब्जेक्ट है और B ऑब्जेक्ट है, A ने B पे फोर्स लगाई तो B भी A पर फोर्स लगाएगा, बिल्कुल उतनी ही फोर्स लगाएगा, और मगर B की फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगी। क्यों? क्योंकि A ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई थी और B इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, मगर बिल्कुल उतनी ही फोर्स लगाएगा B जितनी B पर लगी थी। तो A ने फोर्स लगाई जितनी, उस पर उतनी ही फोर्स लगेगी उल्टी। मगर आ रहा है ना समझ, पक्का आ रहा है ना? तो देखिए अभी आएगा समझ, एग्जांपल देंगे जब हम। द सेकेंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट अ फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट। टू फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो जो फोर्सेज लग रही हैं वो मैग्नीट्यूड उनका बिल्कुल बराबर होता है, बट डायरेक्शन उनकी अपोजिट होती है। दीज फोर्सेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। हमें पता है एक पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे ही तो फोर्स लगाएगा और दूसरा वाला फिर पहले वाले पे लगा देगा। जैसे कि इन द गेम ऑफ फुटबॉल समटाइम्स हम लोग देखते हैं कि while looking at the football and trying to kick it with a great force a player collide with the opposite team। मतलब 2 प्लेयर घूम रहे हैं बॉल के पीछे और कई बार हमने देखा है कि दोनों प्लेयर क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं। बोथ फील हर्ट, दोनों को दर्द होता है, बिकॉज ईच अप्लाइज फोर्स टू द अदर। दोनों एकदम से टकरा जाता है क्योंकि दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होते हैं, तो दोनों को दर्द भी होता है। इन अदर वर्ड्स देयर इज़ अ पेयर ऑफ फोर्सेस एंड जस्ट नॉट वन फोर्स। ठीक है, 2 फोर्स लग रही हैं, एक इधर से और एक इधर से। दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे का जो एक्शन है, और एक एक्शन है तो दूसरा वाला क्या है, रिएक्शन है। इसका मतलब ये है कि एक इधर को फोर्स लग रही है तो दूसरी वाली उसके अपोजिट इस डायरेक्शन में लग रही है। एग्जाम्पल के लिए एक और कि 2 स्प्रिंग बैलेंस हैं। ये देखिए
एक स्प्रिंग बैलेंस है ए और एक स्प्रिंग बैलेंस है बी। ये वाला जो स्प्रिंग बैलेंस है ना, ये वाला दीवार से जुड़ा हुआ है और ये वाला जो है ये अपने हाथ से आपने इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, When force is applied through a free end of the ए वाला जो था वो फ्री था, आपने अपने हाथ से पकड़ा हुआ था तो आपने उस पर फोर्स लगवाई एंड इट इज़ ऑब्जर्व दैट बोथ द स्प्रिंग बैलेंस शो सेम रीडिंग्स ऑन देयर स्केल। हम लोगों ने ए पे फोर्स लगाई तो ए बी पे फोर्स लगाएगा और जो रीडिंग आ जाएगी ना वो दोनों की सेम आ जाएगी, क्योंकि बी भी उल्टी फोर्स ए पर उतनी ही फोर्स लगा देगा। इट मीन्स दैट फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग बैलेंस ए ऑन बी इज इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बैलेंस बी ऑन द बैलेंस ए। मतलब बैलेंस ए है, बैलेंस बी है, तो बैलेंस ए ने अगर बी पर फोर्स लगाई तो बी भी ए पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा देगा। तो इससे हमें समझ में आता है कि एनी ऑफ द टू फोर्सेस कैन बी कॉल्ड बाय एज एक्शन एंड अदर एज रिएक्शन। तो एक फोर्स को हम लोग एक्शन कहेंगे और दूसरी वाली फोर्स को उसका हम रिएक्शन कह देंगे। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन बड़ा ही मस्त है, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप किसी से लड़ेंगे तो दूसरा वाला भी आपसे लड़ेगा और उतनी ही फोर्स से लड़ेगा, ठीक है। Through every action there is equal and opposite reaction. However, it must be remembered that action and reaction always act on two different objects simultaneously. ठीक है, एक इस पे एक्ट कर रहा है और ये वाला इस पे एक्ट कर रहा है, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे दोनों एक्ट कर रहे होते हैं। To every action there is equal and opposite reaction. याद कर लीजिए बहुत अच्छा सा, every action there is equal and opposite reaction. Suppose आप लोग किसी रेस्ट पे खड़े हुए हैं, आप एकदम से रेस्ट पे थे, फिर आपने वॉक करना शुरू कर दिया रोड पर, तो आपका जो पैर है ना, आपका आगे वाला पैर ना रोड को पुश करता है, तभी रोड आपको धक्का देती है और फिर आप आगे बढ़ जाता है। आपको फील नहीं होता है बट ऐसा ही होता है, ठीक है। यू मस्ट एक्सेलरेट एंड दिस रिक्वायर्स अ फोर्स इन अकॉर्डेंस विद द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स क्या है, ये फोर्स है मस्कुलर एफर्ट, ठीक है, रोड पे, बट इसकी जो डायरेक्शन क्या है, आपने अपने पैर से फोर्स लगाया रोड पर, रोड ने आपको अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दी और आप आगे बढ़ गए। इस तरीके से आप चलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू, ठीक है। नाउ यू पुश द रोड बिलो बैकवर्ड्स, द रोड एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन योर फीट टू मेक यू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। आप लोग जोर डालते हैं अपने पैर से और फिर आपको रोड एक तरफ से पुश प्रोवाइड करती है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और आप आगे बढ़ जाते हैं। तो आपकी वॉकिंग भी एग्जाम्पल है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। यहाँ पर ये नोट करना इंपॉर्टेंट है कि दो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर हमेशा इक्वल होती है मैग्नीट्यूड में, दीज फोर्स मे नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। मतलब ये आपस में तो इक्वल होती है मगर इसका जो इफेक्ट अराइज होगा, इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा ज़रूरी नहीं है उसका भी मैग्नीट्यूड इक्वल हो। ऐसा इसलिए क्योंकि ईच फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट मे हैव डिफरेंट मास। मतलब ए जो है वो बी पे एक्ट कर रही है और बी जो है वो ए पे एक्ट कर रहा है, तो इनका जो फोर्स है वो तो इक्वल एंड अपोजिट होगा मगर इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो अलग अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनका मास अलग अलग हो सकता है कि ए भारी हो बी से, तो फोर्स तो इक्वल एंड अपोजिट होगी मगर उसका जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो अलग हो सकता है क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास अलग हो सकता है। ईच फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट दे हैव डिफरेंट मास। उनका एक्सेलरेशन जो है वो अलग हो सकता है क्योंकि उनका मास अलग होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने गन फायर करी, वो इट एक्सर्ट अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट, ठीक है, बुलेट को वो आगे बढ़ा देता है। बुलेट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द गन। बुलेट भी जो है वो आगे बढ़ने से पहले इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है आपकी गन पे लगाती है। दिस रिजल्ट इन द रिकॉइल ऑफ द गन। तो गन जो है उल्टा घूम जाती है। सिंस द गन का मास काफ़ी ज़्यादा होता है, बुलेट का मास कम होता है, तो एक्सेलरेशन जो होती है ना गन की वो काफ़ी कम होती है, इसलिए गन नहीं हिलती है बहुत ज़्यादा। गन बहुत हल्की से हिलती है और बुलेट बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो बुलेट है उसका मास बहुत कम है, इसलिए वो ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ जाती है, और गन जो है उसका मास ज़्यादा है इसलिए उसका एक्सेलरेशन कम होता है। तो थर्ड लॉ जो मोशन है वो सेलर पे भी एक्ट करता है। जैसे कि सेलर है वो यहाँ से, ये देखिए ये एग्जांपल है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, इंपॉर्टेंट फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट एंड रिकॉइल ऑफ द गन। तो आपको दोनों चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। सॉरी, ये देखिए, तो आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल में फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट एंड रिकॉइल ऑफ द गन, आपने फॉरवर्ड फोर्स लगाई और वापस उल्टी रिकॉइल ऑफ द गन वो वापस आ गई, तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है। और बोट और सेलर का मतलब इसने ये आगे, जैसे कि बोट पे से कूदा है आगे के लिए तो इसकी फोर्स आगे की तरफ लगी और बोट जो है पीछे की तरफ मूव कर जाती है। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिलते हैं।
अब ये वही है कि दो बच्चे हैं तो सेम वेट होगा, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, इसने इसको दिया इसने इसको दिया, बट मास अलग अलग है तो एक्सेलरेशन वेरी करेगा। बट यही है, बस ये सीखना है हमें कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा बट एक्सेलरेशन वेरी कर सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेरी कर सकता है, क्योंकि उन दो ऑब्जेक्ट्स का मास अलग अलग होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन में वेरी। टू एवरी एक्शन देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बट एक्सेलरेशन की कितने उसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड होगा वो वेरी कर सकता है, क्योंकि मास ऑफ ऑब्जेक्ट अलग अलग हो सकता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में छोटे से टॉपिक करके बना दूंगी। तो यही था इसमें। अब आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम किस तरीके से कंजर्व होता है, लास्ट पार्ट है चैप्टर का, हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट इसके बाद। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है जिसका मास है ma, दूसरी बॉल है जिसका मास है mb, ठीक है। तो ये बॉल जो है कोलिजन हो रहा है। कोलिजन का मतलब होता है टकराना। जब ये बॉल दोनों टकरा जाती है ना तो A जो है वो फोर्स लगाती है B की तरफ, तो फोर्स क्या हो जाएगी, AB हो जाएगी, क्योंकि A B की तरफ फोर्स लगा रही है, और B इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी, है ना, हम लोगों ने अभी भी पढ़ा है बिल्कुल। B जो है वो फोर्स लगाएगी A की तरफ, तो इसको हम BA कहेंगे। अब देखिए इनका मास हम लोगों ने MA लिया था, तो इनकी जो एक्सेलरेशन है, इस बॉल की एक्सेलरेशन, क्योंकि ये मूव कर रही है तो इस बॉल की एक्सेलरेशन UA है और इस बॉल की एक्सेलरेशन UB है। अब हम लोग मान के चल रहे हैं कि UA जो है, यहाँ पे देखिए कि एक्सेलरेशन जो है पहली वाली बॉल की वो दूसरी वाली बॉल से ज़्यादा है, तभी तो ये कोलाइड कर पाएंगी, है ना। फिर ये कोलिजन से पहले वाली स्टेट है ना। फिर ये कोलिजन के बाद जब ये दोनों टकरा गई, और मतलब सॉरी ड्यूरिंग कोलिजन से पहले ये ऐसे थे, जब टकरा गए फिर ये ऐसे हो गए, फोर्स FAB इधर लगी और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस तरफ FBA लगी। फिर कोलिजन के बाद ये ऐसे हो गए, मतलब कोलिजन के बाद फाइनल वेलोसिटी आ जाती है ना, तो U की जगह आपने V ले लिया, कोलिजन के बाद MA VA MB और VB। तो हम लोगों ने ये सारा का सारा देख लिया कि कोलिजन से पहले कैसा था, कोलिजन के बाद क्या था। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 9.1, अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आप यहाँ पे समझिए कि एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास ma था और उसकी जो वेलोसिटी थी वो UA थी, दूसरा ऑब्जेक्ट था जिसका मास MB था और उसकी जो वेलोसिटी थी वो UB थी। अब जो UA है ना वेलोसिटी, वो ज़्यादा है UB से, तो ये पहले तो अच्छे से मूव कर रहे थे, फिर ये टकरा गए। जब टकराए तो फोर्स एक A की फोर्स B की तरफ लगी तो AB, और B की फोर्स किसकी तरफ लगेगी, A की तरफ लगेगी, तो उसको हम कोलिजन के टाइम पे, टकराने के टाइम पे इस तरीके से लेंगे। टकराने के बाद वो ऐसे कुछ हो जाएंगे, है ना, VA हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, VB इस वाले की फाइनल वेलोसिटी। अब मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। अब हमें पता है कि जो मोमेंटम है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ, मोमेंटम को हम लोग P से लेके चलते हैं। मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट होता है किसका, मास का और उसकी वेलोसिटी का, ये चीज़ हमें पता है। तो दो बॉल्स जो है हमें इस तरीके से लिखना है, दो बॉल्स हैं AB, और मास जो पहली वाली बॉल है उसका MA मास है, मास ऑफ फर्स्ट बॉल, MB है मास ऑफ सेकंड बॉल। हमें एग्जाम में इस तरीके से लिख के आना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बिल्कुल इसी तरीके से डायग्राम बना करके और इस तरीके से लिखना है। MB है मास ऑफ सेकंड बॉल, UA है वेलोसिटी ऑफ बॉल A और UB है वेलोसिटी ऑफ बॉल B। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स, इनबैलेंस फोर्स नहीं है उन पे, ठीक है, तब UA की वेलोसिटी UB से ज़्यादा है, और कोलिजन हो रहा है कितनी देर के लिए, टाइम T के लिए, ठीक है, कोलिजन हो गया। तो बॉल B ने एक्सर्ट करी फोर्स FAB और बॉल A ने B पर FAB फोर्स एक्सर्ट करी, और बॉल B ने A पे जो फोर्स है वो फोर्स FBA एक्सर्ट करी है, ठीक हो गया। अब वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन क्या हो गई, VA और VB कोलिजन होने के बाद, टकराने के बाद वेलोसिटी हो गई है। अब मोमेंटम में क्या बदलाव आया है, मोमेंटम होता है मास ऑफ A और वेलोसिटी ऑफ A, है ना। मोमेंटम कोलिजन से पहले मोमेंटम क्या था, MA, क्योंकि मास MA था और वेलोसिटी UA थी, तो कोलिजन से पहले मोमेंटम था MA UA। मोमेंटम मतलब किससे वो चल रही हैं, और कोलिजन के बाद मोमेंटम क्या हो जाएगा, MA MV, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी होगा, क्योंकि रेट चेंज होगा मोमेंटम का कोलिजन के टाइम पर। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है हमारा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग मोमेंटम चेंज होगा कोलिजन के टाइम पर, तो कैसे चेंज होगा, MA इंटू VA माइनस VA माइनस UA अपॉन T। कैसे, देखिए मोमेंटम क्या होता है,
मोमेंटम होता है, मोमेंटम को पी से लेते हैं, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, है ना, ये हमें पता है एक्सेलरेशन यही होता है। तो हम ये वाली वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें। तो कोलिजन के टाइम पर मास इंटू एक्सेलरेशन वी ए मतलब कोलिजन के बाद वाली, और फिर यू ए अपॉन टी, है ना, ये हो जाएगा। मतलब कोलिजन से पहले का पूरा दोबारा से देखते हैं। देखिए सिंपल सा, हम लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था ना, क्या होता है उसमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू एक्सेलरेशन, है ना। हमने मोमेंटम से जो हमारी कोलिजन था ना उससे पहले और कोलिजन के टाइम पर, कोलिजन से पहले हमारा ma था और va था, कोलिजन के टाइम पर भी यही था। तो कोलिजन के टाइम पर m a इंटू एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, है ना, एक्सेलरेशन की जगह हम लोग ये वाली चीज़ रख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी, तो हमने ये रख दी। फिर सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ होगा, है ना, जैसे कि बॉल ए का हुआ होगा इस तरीके से, इसी तरीके से बॉल बी के मोमेंटम में भी तो बदलाव आया होगा। तो बॉल बी के मोमेंटम में वही मास इंटू एक्सेलरेशन, तो बी रख दो हर जगह। तो एम बी इंटू इक्वल्स टू वी बी माइनस यू बी अपॉन टी, है ना, क्योंकि टाइम के साथ बदलाव आता है मोमेंटम में, तो अपॉन टी हो जाएगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो फोर्स जो ए बी लगा रही है उसकी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बॉल बी भी ए पर लगा रही होगी। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो एम ये वाली था ना, ये देखिए यहाँ पर, ये था हमारा, ये पहली, ये था बॉल ए क्या कोलिजन के टाइम पर हो रहा है बॉल ए के साथ, ये वाला था एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, ये था, है ना, बॉल ए का, बॉल बी का ये था। तो अब हम क्या करेंगे, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जब टकराए तो एक दूसरे पर एक्ट किया थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ए बी इज इक्वल्स टू माइनस फोर्स बी है, तो इक्वेशन ए इक्वल्स टू इक्वेशन बी। तो पहली वाली इक्वेशन ये थी, यहाँ पर रख दी, दूसरी वाली इक्वेशन हमने यहाँ पर रख दी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए देखिए सिंपल सी चीज़ है, क्या हो रहा है, किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, ऐसे करके बता देते हैं। देखिए हाँ, यहाँ देखिए कि ये था एम ए वी ए माइनस यू ए इज इक्वल्स टू माइनस का एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी, है ना। अब दोनों के दोनों में सेम टी है तो टी से टी कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस एम ए की वी ए से मल्टीप्लाई करेंगे और इस एम ए की माइनस यू ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए टी से टी तो हम लोगों ने काट दिया। अब एम ए इंटू वी ए माइनस, ऐसे तो खोलते हैं ना, ब्रैकेट खोल रहे हैं, एम ए इंटू यू ए इज इक्वल्स टू माइनस का एम बी इंटू वी बी, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, प्लस एम बी इंटू यू बी, है ना। अब देखिए जो ए वाले हैं वो ऐसे हो गए और बी वाले हमारे यहाँ पे ऐसे आ गए हैं। तो अब यहाँ पे हमारा ऐसा हो गया था ना, ये देखिए एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल्स टू माइनस का एम बी वी बी और माइनस माइनस प्लस, प्लस वी एम बी और वी बी। अब बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन है। अब हमें क्या करना है, अब हम लोगों को बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाले एक तरफ कर लीजिए, बिफोर कोलिजन वाले एम ए यू ए प्लस एम बी वी बी, है ना। तो बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन हम लोगों ने कर दिया। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल्स टू एम ए वी ए आफ्टर कोलिजन एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, ये आ जाएगी। तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो टोटल मोमेंटम है ना दोनों बॉल्स की वो अनचेंज रही है। मतलब मोमेंटम जो दोनों बॉल्स की थी कोलिजन से पहले, वही मोमेंटम कोलिजन के बाद भी रही है, इस प्रोवाइडेड कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी है। मतलब वो आपस में टकराई, क्योंकि उनकी वेलोसिटी एक की ज़्यादा थी एक की कम थी तो टकरा गई। तो मोमेंटम जो टकराने से पहले थी वही टकराने के बाद हो गई, और हमारा प्रूफ हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, चेंज कुछ नहीं होता है, जो कोलिजन से पहले रहेगा वही कोलिजन के बाद रहेगा। आ गया ना आपको अच्छे से समझ, क्या था, कुछ भी तो था नहीं इसमें। देखिए दो बॉल थी, एक बॉल का मास m था, दूसरी बॉल का मास mb था, वेलोसिटी ua और ub।
फिर टकरा गई, टकराने के बाद क्या हुआ, कोलिजन हो गया तो उनकी जो वेलोसिटीज़ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग लगा दिया, MA/VA - UA अपॉन T। टकरा गई हैं तो भाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा तो हम लोगों ने दोनों को इक्वेट कर दिया। नीचे क्या था, T से T हमने काट दिया, इस T से ये वाला T कट गया तो ये क्या हो गया, MA/VA माइनस MA और UA, और किसके इक्वल है ये, माइनस के MB/VB और माइनस माइनस प्लस MB अपॉन UB। तो इस वाले MB/UB को हम लोग क्या करा है, हमने इस तरफ ले गए हैं, ठीक है। और ये वाला जो था ना MA/UA, क्योंकि माइनस इक्वल टू से दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया बिल्कुल, MA/UA प्लस MB/UB इज इक्वल्स टू MA/VA प्लस MB/VB। तो टोटल मोमेंटम जो बिफोर कोलिजन थी और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन थी, वो उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है, वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। तो कि U इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, मोमेंटम में तो कोई बदलाव आया ही नहीं है। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है तो मोमेंटम में बदलाव नहीं आता है, ये हम लोगों ने सीखा इसमें। तो देखिए ये फोर्स था यहाँ पे, फिर ये T से T कट गया, सिंपल सा, ये T से T कट गया, और जब हमने शिफ्टिंग कर दी, शिफ्टिंग करके हमने आपको दिखा दिया, ये आ गया। फिर टोटल मोमेंटम जो थी कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद वो कुछ भी बदलाव नहीं आया, रिमेन अनचेंज अगर कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आइडियल कोलिजन एक्सपेरिमेंट हम लोग को पता लगा कि सम ऑफ मोमेंटा जो होता है दो ऑब्जेक्ट का, कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद, वो बिल्कुल सेम रहता है अगर एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रही होती है। इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। और इस स्टेटमेंट को अल्टरनेटिवली हम लोग कह सकते हैं कि टोटल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज अनचेंज्ड और कंजर्व्ड इन अ कोलिजन। तो जो टोटल मोमेंटम होती है ना, वो अनचेंज रहती है, चाहे कोलिजन हो चाहे कुछ भी हो, टोटल मोमेंटम में कोई भी बदलाव नहीं आता है। अब सिर्फ इसके ये जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया, जो भी थ्योरी थी सारा का सारा कंप्लीट हो गया। अब इसकी हेल्प से हमें न्यूमेरिकल हम देखेंगे, तो चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी जल्दी हम कंप्लीट कर देंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।